हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में, जिसमें हम लोग भारतीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं और नदी तथा उनसे संबंधित जो भी प्रश्न हमारे एग्जाम्स में आते हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत जो है नदियों का देश है, नदियों से परिपूर्ण देश है और कई सारे ऐसे सवाल हैं जो नदी से संबंधित हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जितनी भी नदियां निकलती है उन सभी नदियों का जो उद्देश्य होता है वह होता है किसी बड़े नदी, सागर या महासागर में जाकर मिलना। और भारत की भी जो भी नदियां हैं वो नदी, सागर या महासागर में मिलती है। केवल एक लूनी नदी है जो कि किसी सागर या महासागर में नहीं मिलती है, वह कच्छ के रण से गायब हो जाती है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जितनी भी नदियां हैं वह जो है किसी न किसी सागर महासागर में मिलती है। और भारत की जो भी नदियां हैं वह या तो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है या फिर अरब सागर में आकर गिरती है। यानी भारत की जितनी भी नदियां हैं वह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आकर मिलती है। तो जितनी भी यह नदियां हैं वह अपने उद्गम क्षेत्र से निकलती है, रास्ते में कई सारे पहाड़ों को पार करते हुए, मैदानी क्षेत्र को पार करते हुए वह अपने उद्देश्य तक यानी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से जाकर मिल जाती है। भारत में जो नदियां हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालयी नदियां जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जिनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये सारी नदियां आती है। इसके अलावा कुछ ऐसी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत आप जानते होंगे जो दक्षिण भारत का भाग है, इसी को हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। और चूंकि यह तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है या प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। तो हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली यानी दक्षिण भारत से निकलने वाली नदियों के बारे में भी चर्चा करेंगे और उनके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं और इसमें जो पहला और प्रमुख नदी है वह है सिंधु। आज हम सिंधु तथा उनकी सहयोगी नदियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सिंधु नदी की, सबसे पहली बात तो इसकी जो लंबाई है यह है 2880 किलोमीटर। यानी भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी, जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। लेकिन भारत में यह केवल 1114 किलोमीटर ही लंबी है। तो यह आपको याद रखना है कि सिंधु नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में यह बहती है 1114 किलोमीटर। अब इसके अगर उद्गम की हम बात करें तो सिंधु नदी का जो उद्गम क्षेत्र है उसे कहा जाता है चेमायुंडुंग ग्लेशियर। सिंधु नदी चेमायुंडुंग ग्लेशियर से निकलती है जो कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है चेमायुंडुंग ग्लेशियर और इसी ग्लेशियर से जो है यह सिंधु नदी निकलती है। यहीं पर कैलाश पर्वत भी है। तो आपको याद रखना है कि तिब्बत में जो कैलाश पर्वत है उन्हीं के पास है मानसरोवर झील और वहीं पर है चेमायुंडुंग ग्लेशियर। तो चेमायुंडुंग ग्लेशियर से जो है सिंधु नदी निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। तथा भारत में जिस क्षेत्र से प्रवेश करती है इसे चांगला दर्रा के नाम से जानते हैं। इसे चांगला दर्रा के नाम से जानते हैं और यह भारत में प्रवेश करके दो हिमालय के बीच में बहती है, जिसका नाम है, ऊपर है लद्दाख हिमालय और नीचे है जास्कर हिमालय। यह आपने हिमालय वाले वीडियो में पढ़ा था कि ऊपर जो है यहाँ पर लद्दाख हिमालय है और नीचे में यहाँ पर जास्कर हिमालय है। तो सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करती है चांगला दर्रे से तो यह इन्हीं दो हिमालय, लद्दाख हिमालय और जास्कर हिमालय के बीच में बहती है और बहते हुए यह पाकिस्तान की ओर जाती है और फिर पाकिस्तान से बहते हुए जो है यह अरब सागर में मिल जाती है। लेकिन अरब सागर में मिलने से पहले जो है यह अपने 5 सहयोगी नदियों से मिलती है, जिसे पंचनद भी कहा जाता है। यह 5 सहयोगी नदी हैं जिन्हें पंचनद कहा जाता है। इनसे जो है यह जो जिस स्थल पर मिलती है इस स्थल का नाम है मिठनकोट। यह भी दोस्तों आपको याद रखना होगा कि जो सिंधु नदी है यह अपने 5 सहयोगी नदियों से मिलती है। कहां पर? मिठनकोट में। और यह कहां पर है? तो पाकिस्तान में है। और जो 5 नदियां मिलती है इसे पंचनद कहा जाता है। यह पंजाब से बहने वाली 5 नदियां हैं जिसे पंचनद कहते हैं। और यह कहां पर आकर मिलती है सिंधु से? तो मिठनकोट में। फिर यहाँ पर मिलने के बाद यह 6 नदी एक साथ बहना शुरू करती है और पाकिस्तान का एक क्षेत्र है जिसका नाम है कराची। तो यह कराची होते हुए जो है बहती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो सबसे पहले हमने जाना कि सिंधु नदी एक हिमालयी नदियों में से आता है और इनकी जो लंबाई है यह 2880 किलोमीटर है और भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत में यह 1114 किलोमीटर बहती है।
इसके बाद यह चेमायुंडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है, कैलाश पर्वत के पास है। और यह भारत में प्रवेश करती है चांगला दर्रा से, लद्दाख और जास्कर हिमालय के बीच में बहती है और बहते हुए पाकिस्तान पहुंचती है। पाकिस्तान में यह मिठनकोट स्थान पे जो है पंच नद यानी 5 नदियों से, जो उनकी 5 सहयोगी नदियां हैं, उनसे मिलकर फिर साथ में बहना शुरू करती है और कराची होते हुए वह बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो यह जो है सिंधु नदी की कुछ खास बात है। अब जानते हैं इनके सहयोगी नदियों के बारे में। तो सिंधु की जो है 5 सहायक नदी है, उनमें से जो पहला नदी है इसका नाम है झेलम। यह आपको याद रखना होगा। पहली नदी है झेलम, दूसरा है चेनाब, तीसरा रावी, चौथा व्यास और 5वां सतलज। ये 5 नदियों को आपको याद रखना होगा, वो भी क्रम से आपको याद रखना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार जो है यह क्रम लगाने के लिए भी दे दिया जाता है। इसलिए आपको याद रखना है सिंधु की जो है 5 सहायक नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। अब हम इनके उद्गम के बारे में जानते हैं कि कौन नदी कहाँ से निकलती है। तो पहले जो नदी है यह तो हमने जान लिया सिंधु के बारे में, जो प्रमुख नदी है। तो यह सिंधु कहाँ से निकलती है, तो चेमायुंडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि मानसरोवर झील के पास है। दूसरी नदी जो है यह है झेलम। तो आपको याद रखना है दूसरी नदी झेलम, जो कि सिंधु की पहले सहायक नदी है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। और यह नदी जो है बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। बेरीनाग एक स्थान का नाम है, आपको याद रखना है कि बेरीनाग के समीप एक झील है जिसका नाम है शेषनाग झील। शेषनाग झील यह आपको याद रखना है और यह जम्मू कश्मीर में है। यह जम्मू कश्मीर में है शेषनाग झील। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो यह जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है। और तीसरी नदी जो है वो है चेनाब। अब हम चेनाब के बारे में जानते हैं। यह बारालाचा दर्रा, आपने नाम सुना होगा बारालाचा दर्रा का। तो यह बारालाचा दर्रा के पास से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये हिमाचल प्रदेश में है बारालाचा दर्रा, और यहीं से निकलती है चेनाब नदी। इसके बाद चौथी नदी रावी और 5वीं नदी व्यास। इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। रावी और व्यास दोनों जो है रोहतांग दर्रा से निकलती है। दोनों रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है और यह भी हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है, और यहीं से रावी और व्यास नदी निकलती है। इसके अलावा छठी नदी जो है यह भी महत्वपूर्ण नदी है, जिसे सतलज के नाम से जानते हैं। और यह सतलज नदी जो है यह तिब्बत से ही निकलती है, राकस ताल झील से। राकस ताल झील, और यह भी मानसरोवर झील के पास ही है। तो सतलज नदी और सिंधु नदी दोनों कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, और दोनों ही मानसरोवर झील के पास से निकलती है। लेकिन सिंधु नदी निकलती है चेमायुंडुंग ग्लेशियर से और सतलज नदी निकलती है राकसताल झील से। अब इन सहायक नदियों के बारे में कुछ और खास बात जान लेते हैं। इसमें सिंधु की जो सर्वप्रथम सहायक नदी है उत्तर से दक्षिण की ओर में, वो है झेलम नदी। और इसी झेलम नदी पर जो है यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है तुलबुल बांध। यह आपको याद रखना है। तुलबुल बांध किस नदी पर है, तो यह झेलम नदी पर है। तुलबुल बांध झेलम नदी पर है, और यह तुलबुल बांध जो है यह भारत पाकिस्तान जल विवाद का एक कारण है, क्योंकि ये जितनी भी नदियां हैं यह भारत होते हुए पाकिस्तान में बहती है। और इस कारण से जो है झेलम नदी, क्योंकि यहाँ पर तुलबुल बांध बना हुआ है और इसका पानी जो है पाकिस्तान को मिलना है, लेकिन यहाँ पर तुलबुल बांध बना देने के कारण पाकिस्तान को डर बना हुआ है कि कहीं हमारे पानी को यह रोक न ले। तो इस कारण से जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक कारण है तुलबुल बांध। इसके बाद चेनाब नदी जो है यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यह कहाँ से निकलती है, तो आपने भी देख ही लिया, चेनाब बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तीसरी नदी जो है रावी नदी और व्यास नदी। तो रावी और व्यास में एक व्यास आपको यह याद रखना होगा। व्यास जो है एकमात्र ऐसी नदी है इन 5 सहयोगी नदी में जो कि पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। यह पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ही सतलज में मिल जाती है और सतलज के साथ ही बहती है। तो यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु की सहयोगी नदियों में वह कौन सी नदी है जो कि पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है, तो वो है व्यास नदी। इसके बाद अगला है सतलज नदी। तो सतलज नदी के बारे में हमने जाना कि यह राकसताल झील से निकलती है,
और जब यह राकसताल झील से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है, यह सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रे से यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए यह पाकिस्तान में जाती है। तो आपको याद रखना है, सतलज नदी सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है और इससे पहले हमने जाना था कि जो सिंधु नदी है यह चांगला दर्रे से प्रवेश करती है। इस सतलज नदी पर जो है एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि आपको याद रखना है, और वो है भाखरा नागर परियोजना। भाखरा नागर परियोजना आपने नाम सुना होगा। यह परियोजना इसी नदी पर है। भाखरा नागर परियोजना यह इसी सतलज नदी पर है जो कि आपको याद रखना है। तो यह जो है सिंधु और इनके सहयोगी नदियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई जो कि आपको याद रखनी है। एक बार हम पुनः रिकॉल कर लेते हैं कि सिंधु नदी 2880 किलोमीटर लंबी है और भारत में 1114 किलोमीटर की लंबी है। यानी भारत में मात्र 1114 किलोमीटर लंबाई यह तय करती है, लेकिन इसकी कुल लंबाई जो है वो है 2880 किलोमीटर। और यह एक हिमालयी नदियां है जिसे 12 मासी नदियां भी कहा जाता है, यानी 12 मास पानी से भरी हुई रहती है। यह जो है चेमालिंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है जो कि मानसरोवर झील के पास है और यह तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास है। यहाँ से जब यह भारत में प्रवेश करती है तो चांगला दर्रे से प्रवेश करती है और यह भारत में लद्दाख और जास्कर दो हिमालय के मध्य में बहती है। यह बहते हुए पाकिस्तान पहुंचती है और पाकिस्तान में जो है मिठन कोट में पंचनद जो कि 5 इनकी सहायक नदी है और सम्मिलित रूप से प्रवाह कर रही होती है। उन्हीं 5 नदियों से आकर यह मिलती है जिसे कि पंचनद कहते हैं और यह स्थान है मिठन कोट। यानी मिठन कोट में सिंधु नदी अपनी 5 सहयोगी नदियों से मिलती है। पुनः यह आगे बढ़ती है और कराची होते हुए यह अरब सागर में मिल जाती है। यह आपको याद रखना है। इसके बाद सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है। झेलम नदी, झेलम जो कि बेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है, यह जम्मू कश्मीर में है। चेनाब बारालाचा दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में है। रावी और व्यास रोहतांग दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में है। और सतलज नदी राकसताल झील से निकलती है जो कि तिब्बत में ही है और मानसरोवर झील के पास है। इसके बाद जो सतलज है यह सिपकीला दर्रे से जो है सिपकीला दर्रे से यह प्रवेश करती है कहां पर, भारत में, और यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए यह बहती है और पाकिस्तान में जाकर यह जो है सिंधु से मिलती है। इसके अलावा जो यह सतलज नदी है इसी पर एक योजना बनी हुई है जिसका नाम है भाखरा नागर परियोजना। यह भी आपको याद रखना है। इसी सतलज नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है भाखरा नागर परियोजना। इसके अलावा जो झेलम नदी है इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है तुलबुल बांध और भारत पाकिस्तान के बीच यह एक जल विवाद का कारण है। व्यास नदी जो कि एकमात्र ऐसी सिंधु की सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है, उससे पहले ही यह सतलज से मिल जाती है और यह जो मिलती है यह स्थान है पंजाब। यानी पंजाब में जो है व्यास नदी सतलज से मिल जाती है। तो ये सब जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं सिंधु नदी के बारे में और यहाँ से कंपटीशन जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पर सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात और हम इनके बारे में जानेंगे और वो है जल समझौता। अब इनके बारे में हम जानते हैं कि जल समझौता क्या है। तो इस समझौते का जो नाम है वह है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता और यह 1960 में हुआ था। यह 1960 में हुआ था। इसके अंतर्गत जो है कुछ समझौते हुए थे, वह क्या क्या हुए थे वह हम जानते हैं। तो सिंधु नदी और इनके 5 सहयोगी नदी, तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, यह 6 नदी है। तो इसमें से सिंधु, झेलम और चेनाब इन 3 नदियों का पानी जो है 80% पाकिस्तान प्रयोग में लाएगा और 20% जो है यह भारत प्रयोग में लाएगा। यानी इस समझौते में ऐसा करार किया गया था कि सिंधु, झेलम और चेनाब इन 3 नदियों का 80% पानी जो है यह पाकिस्तान प्रयोग में लाएगा और 20% पानी ही भारत प्रयोग में लाएगा। इसके अलावा रावी, व्यास और सतलज यानी यह तीनों नदी जो है इनकी 80% पानी को भारत प्रयोग में लाएगा और 20% पानी को जो है यहाँ पर पाकिस्तान प्रयोग में लाएगा। तो यह समझौता सिंधु जल समझौता कहलाया जो कि 1960 में हुआ था।
क्योंकि यह जितनी भी नदियां हैं, चाहे सिंधु हो या इनकी सहयोगी नदी हो, ये सारे भारत होके जो है पाकिस्तान में पहुंचते हैं। और यह जल विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच बना हुआ था, इसलिए जो है इसमें एक समझौता किया गया, सिंधु जल समझौता, जो कि 1960 में हुआ था। इसके अंतर्गत जो है सिंधु झेलम चेनाब का 80% पानी पाकिस्तान प्रयोग में लाएगा और 20% पानी भारत प्रयोग में लाएगा, तथा रावी, व्यास और सतलज इसका 80% पानी भारत प्रयोग में लाएगा और 20% पानी पाकिस्तान प्रयोग में लाएगा। तो यही सिंधु जल समझौता है, जो कि 1960 में हुआ था। और आपको यह याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह जो है सिंधु और उनके सहयोगी नदी के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और मुझे ऐसा यकीन है कि अब अगर इससे कोई भी सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वह आप अवश्य सोल्व कर पाइएगा। लेकिन इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आप वीडियो को 2 बार 3 बार प्ले करके अवश्य देखें और आप इनका नोट्स अवश्य बना लें। अगर आप इसका नोट्स बना लीजिएगा तो पुनः याद करने में या कहीं भूल जाइएगा तो आप इसको देख सकते हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, यानी इन नदियों से रिलेटेड, वह आप अवश्य बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे जो है आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसका नोट्स बना सके। चलिए, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसका नोट्स आप अवश्य बनाइएगा। साथ ही साथ जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उससे आप अवश्य बनाइएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपका सारा कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अगर कहीं पर कंफ्यूजन आपको रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब अवश्य कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।